जबरदस्त लीडर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे? क्या आप जानना चाहते हैं कि लोगों से बेहतर काम कैसे करवाया जा सकता है, वो भी बिना जबरदस्ती के? तो जवाब है मल्टीप्लायर्स। इस समरी में आप जानेंगे कि असली मल्टीप्लायर कौन होते हैं और वो अपनी टीम से कैसे जीनियस लेवल का आउटपुट निकलवाते हैं। आप सीखेंगे टैलेंट को कैसे बनाए रखा जाए, आइडियाज को कैसे बाहर निकाला जाए, लोगों को हेल्दी चैलेंज कैसे दिया जाए, डिबेट और डिस्कशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। अगर आप भी मल्टीप्लायर बन गए तो आप अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी और सोचने की ताकत दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये समरी किनके लिए है? जो टीम लीड करते हैं, जो मैनेजर या एग्जीक्यूटिव की भूमिका में हैं और जो लोग लीडरशिप को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इस किताब की लेखिका कौन है? इस किताब की राइटर हैं लिज विसेमन, एक इंटरनेशनल लीडरशिप एक्सपर्ट एंड रिसर्चर। वो विसेमन ग्रुप की सीईओ हैं, जो लीडरशिप डेवलपमेंट एंड रिसर्च का काम करती है। उनके क्लाइंट्स में एप्पल, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गज शामिल हैं। मल्टीप्लायर्स के अलावा उन्होंने द मल्टीप्लायर इफेक्ट, रूकी स्मार्ट्स एंड इम्पैक्ट प्लेयर्स जैसी किताबें भी लिखी हैं, जो दुनिया भर के लीडर्स को इंस्पायर कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं मल्टीप्लायर्स हाउ द बेस्ट लीडर्स मेक एवरी स्मार्ट की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी किसी ऐसे बॉस के साथ काम किया है जो खुद को सबसे स्मार्ट समझता था और दूसरों को हमेशा छोटा दिखाता था? ऐसे लीडर्स अपने आसपास के लोगों की इंटेलिजेंस को कमजोर बना देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सबसे समझदार दिखेंगे तभी उनका रुतबा बना रहेगा, इसलिए बाकी सबको बेवकूफ दिखना जरूरी है। उनके साथ काम करना ऐसे होता है जैसे कोई ब्लैक होल जो दूसरों की एनर्जी को खींच लेता है, आइडियाज को मार देता है और मीटिंग्स को बेवजह लंबा खींचता है। इस बुक की ऑथर लिज वाइजमैन ऐसे लीडर्स को कहती हैं डिमिनिशर्स। जब ये ऑफिस में होते हैं तो टीम का आईक्यू जैसे गिर जाता है, काम करने का जोश कम हो जाता है। इनकी मौजूदगी में इंटेलिजेंस एक ही तरफ बहती है, डिमिनिशर से टीम की ओर, लेकिन असर उल्टा होता है। अब जरा सोचिए, दूसरी तरफ ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। वो अपनी इंटेलिजेंस को एक हथियार की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह यूज करते हैं ताकि बाकी लोग भी स्मार्ट बने, ग्रो करें और खुद से बड़े चैलेंज सॉल्व करें। ऐसे लीडर्स को लिज कहती हैं मल्टीप्लायर्स। अगर डिमिनिशर्स खुद जीनियस बनना चाहते हैं तो मल्टीप्लायर्स दूसरों को जीनियस बनाते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि मल्टीप्लायर्स ऐसा कैसे करते हैं। लिज ने 100 से ज्यादा लीडर्स का स्टडी किया, अलग अलग कंपनियों और इंडस्ट्रीज में। उन्होंने उनके टीम मेंबर्स से बात की, उनकी लीडरशिप को बारीकी से समझा और एक दिलचस्प पैटर्न पकड़ा। मल्टीप्लायर्स वही लोग हैं जो अपनी टीम से डिमिनिशर्स के मुकाबले लगभग दुगना आउटपुट निकालते हैं। ऐसी टीम ज्यादा क्रिएटिव, मोटिवेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, और ये सब होता है कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल लीडरशिप प्रिंसिपल्स की वजह से। इस समरी में हम जानेंगे वो 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं और आप कैसे उन्हें अपनी टीम या ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं असली खेल। जानिए कैसे बने आप भी एक मल्टीप्लायर। द टैलेंट मैग्नेट, टैलेंट को खींचने वाले लीडर। मैग विटमैन, जो बाद में ईबे की सीईओ बनी, अपने करियर की शुरुआत एक कंसल्टिंग फर्म से कर रही थी। वहां उन्होंने एक नाम सुना, मिट रोमनी। उस वक्त सभी यंग कंसल्टेंट्स चाहते थे कि वो मिट की टीम में काम करें। मिट सिर्फ एक स्मार्ट लीडर नहीं थे, वो अपनी टीम के हर मेंबर की स्ट्रेंथ को पहचानते थे। वो जानते थे कि कौन किस चीज में नेचुरली अच्छा है और फिर उसी हिसाब से उन्हें प्रोजेक्ट्स देते थे। लोग उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड रहते थे। अब मैग की टीम के लीडर्स ऐसे नहीं थे। वो अपनी टीम की हेल्प करने के बजाय अपने प्रमोशन में बिजी रहते थे। टीम मेंबर्स को न तो कोई गाइड करता था न सराहता। मेहनत करने के बाद भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, बस लीडर शो ऑफ करता और पहचान खुद ले जाता। मिट रोमनी एक टैलेंट मैग्नेट थे, यानी वो लीडर जो टैलेंटेड लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जबकि दूसरे लीडर्स एम्पायर बिल्डर्स होते हैं, वो बस लोगों को हायर करते हैं लेकिन उन्हें न तो डेवलप करते हैं और न ही उनकी वैल्यू समझते हैं। टैलेंट मैग्नेट बनाम एम्पायर बिल्डर। टैलेंट मैग्नेट्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें लोग सीखते हैं, बढ़ते हैं और खुद भी टैलेंट मैग्नेट बनते हैं। मैग विटमैन
इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने ईबे का रेवेन्यू 88% तक बढ़ाया। वहीं एम्पायर बिल्डर्स टॉप टैलेंट को हायर करते हैं लेकिन फिर उन्हें इग्नोर करते हैं। वो रिसोर्सेज जमा करते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं देते। नतीजा, टीम की परफॉर्मेंस गिरती जाती है। टैलेंट मैग्नेट्स क्यों खास होते हैं? टैलेंट मैग्नेट्स एक अट्रैक्शन साइकिल शुरू करते हैं। उनकी अच्छी लीडरशिप की रेपुटेशन बनती है। ए प्लेयर्स उनकी टीम में शामिल होना चाहते हैं। वो इन टैलेंट्स को A+ प्लेयर्स में बदलते हैं। उन्हें क्रेडिट, ग्रोथ और पहचान मिलती है। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो नई टैलेंटेड लोग उनकी जगह ले लेते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ और टैलेंट का एक पॉजिटिव फ्लो बना रहता है। अब दूसरी तरफ एम्पायर बिल्डर्स एक डिक्लाइन साइकिल शुरू कर देते हैं। डिक्लाइन साइकिल का एक उदाहरण, ब्रायन बेकम एक बेहतरीन, स्मार्ट और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थे। उन्हें प्रमोट करके VP बना दिया गया, लेकिन जल्दी ही वो एक ऐसे सीनियर लीडर के अंडर काम करने लगे जिसे उनकी या उनकी टीम की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं था। वो लीडर सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को बड़ा करने में लगा था। ब्रायन ने कोशिश की लेकिन बिना सपोर्ट के उनका परफॉर्मेंस गिरता गया। टीम के लोग छोड़कर जाने लगे। ब्रायन वहीं फंसे रह गए और धीरे धीरे जो कभी एक सुपरस्टार थे वो एक गुमनाम वर्कर बन गए। उनका टैलेंट बर्बाद हो गया। एम्पायर बिल्डर्स भी A प्लेयर्स को हायर करते हैं लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं देते। नतीजा, लोग अपनी पहचान खो बैठते हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिरता है और वो B प्लेयर्स बन जाते हैं। तो आप टैलेंट मैग्नेट कैसे बन सकते हैं? इसके लिए 3 सिंपल लेकिन पावरफुल आदतें अपनाइए। 1, हर जगह टैलेंट खोजिए। टैलेंट मैग्नेट्स जानते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई खास बात होती है। इंट्यूइट के पूर्व CEO बिल कैम्बल इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो अपने लोगों की बातें सुनते थे, उनके आइडियाज की कद्र करते थे और उन्हें गाइड करते थे। उन्हीं की वजह से वो सिलिकॉन वैली के कई बड़े CEOs के पर्सनल एडवाइजर बने। लोगों के नेटिव जीनियस को पहचानिए। हर इंसान में कुछ नेचुरल टैलेंट होता है जिसे वो बिना मेहनत के भी कमाल कर लेता है। इसी को कहते हैं नेटिव जीनियस। हाईलैंड हाई स्कूल रग्बी टीम के कोच लैरी गेल्विक्स ने एक प्लेयर जॉन की स्पीड को पहचाना और उसे बताया कि वो और बेहतर कर सकता है। जॉन को खुद अंदाजा नहीं था कि वो इतना तेज दौड़ सकता है। इस तरह टैलेंट मैग्नेट्स लोगों को उनके जीनियस से मिलवाते हैं और उन्हें ग्रो करते हैं। 3, ब्लॉकर्स को हटाइए, चाहे वो खुद आप ही क्यों ना हो। कई बार टीम में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो सोचते हैं कि वही सबसे स्मार्ट हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। और कई बार लीडर खुद ही टीम की ग्रोथ का सबसे बड़ा ब्लॉकर बन जाता है। एक फीमेल VP ने अपने दरवाजे पर एक साइन लगाया था, अगर अपना काम करने के लिए आपको मुझे इग्नोर करना पड़े तो करो। उन्हें अपनी टीम पर भरोसा था। वो उन्हें अपने तरीके से काम करने देती थी और यही आजादी उनकी टीम को और भी बेहतर बनाती थी। आखिरी बात, टैलेंट मैग्नेट्स लोगों को ग्रो करने के लिए ट्रेन करते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। वहीं एम्पायर बिल्डर्स लोगों को रोकते हैं, उन्हें ग्रो नहीं करने देते और इस वजह से वो खुद भी एक दिन पीछे छूट जाते हैं। अब सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं? एक टैलेंट मैग्नेट या सिर्फ एक टाइटल होल्डर? अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम फ्लावर नहीं फायर हो तो अगला हिस्सा आपके लिए है। द लिबरेटर वो लीडर जो लोगों को उड़ने की आजादी देते हैं। कुछ लीडर्स ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग अपने बेस्ट आइडिया के साथ आते हैं, खुलकर काम करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। इन्हें कहते हैं लिबरेटर्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो डर और टेंशन का माहौल बना देते हैं। ऐसे लीडर्स को कहते हैं टायरेंट्स। ये लोगों को दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं और आइडिया आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। टायरेंट लीडर का एक एग्जाम्पल, जेना हीली एक टेलीकॉम कंपनी में ऑपरेशंस की सीनियर VP थी। उनकी हाइट तो सिर्फ 5 फीट थी, लेकिन उनके नाम से ही लोग कांपते थे। वो बहुत स्मार्ट और एक्सपीरियंस थी, लेकिन उनका तरीका पूरी तरह डराने वाला था। टीम मेंबर्स बताते थे कि जेना किसी को भी कभी भी टारगेट बना लेती थी। कोई नहीं जानता था कि अगली बार किसकी बारी होगी। एक बार कंपनी की क्वार्टरली मीटिंग थी। जब IT मैनेजर डैनियल ने एक सवाल पूछा, जेना को लगा जैसे उन पर हमला हुआ हो और उन्होंने सबके सामने डैनियल को डांट दिया। बहस शुरू हुई, टेंशन बढ़ी और बाकी मेंबर्स डर गए कि अगली बारी उनकी है। उस पूरी मीटिंग में किसी ने अपना ओरिजिनल आइडिया शेयर नहीं किया। सिर्फ टेंशन रही और नतीजा कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकला। टायरेंट बनाम लिबरेटर। टायरेंट्स अपनी टीम को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो। नतीजा ये होता है कि लोग डरते हैं, रुक जाते हैं और सिर्फ सेफ आइडिया देते हैं। ऐसे माहौल में एवरेज काम ही होता है।
लिबरेटर्स इसके बिल्कुल उलट होते हैं। वो लोगों को फ्रीडम देते हैं, आइडिया शेयर करने के लिए स्पेस देते हैं और टीम को बेस्ट वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करते हैं। वो एक इंटेंस लेकिन पॉजिटिव माहौल बनाते हैं जिसमें लोग ग्रो करते हैं। एक परफेक्ट लिबरेटर स्टीवन स्पीलबर्ग। जी हाँ, वही हॉलीवुड डायरेक्टर जिनकी फिल्म ने एवरेज $150 मिलियन से ज्यादा कमाया है। उनका सीक्रेट क्या है? सिर्फ क्रिएटिव माइंड नहीं, बल्कि उनकी लीडरशिप स्टाइल। स्पीलबर्ग लोगों को काम करने की पूरी आजादी देते हैं। वो कहते हैं, सभी अच्छे आइडिया पहले खराब लगते हैं, यही प्रोसेस का हिस्सा है। उनका क्रू हमेशा उनके साथ काम करना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर कोई खुलकर सोच सकता है और काम कर सकता है। स्पीलबर्ग की टीम दूसरी टीम्स के मुकाबले दोगुनी प्रोडक्टिव होती है। स्पीलबर्ग जैसे लिबरेटर कैसे बने? इसके लिए 3 आदतें अपनाइए। 1, लोगों को स्पेस दीजिए। हर इंसान को प्रोडक्टिव बनने के लिए स्पेस चाहिए होती है, अपनी सोच रखने की, एक्सप्लोर करने की और गलतियां करने की। लिबरेटर्स अपनी टीम को यह स्पेस देते हैं। 2, बेस्ट वर्क की डिमांड कीजिए। हेनरी किसिंजर का एक किस्सा याद रखिए। जब उनके स्टाफ ने एक रिपोर्ट दी तो उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारा बेस्ट वर्क है? जब स्टाफ ने माना कि वो और बेहतर कर सकता है, किसिंजर ने 2 बार रिपोर्ट लौटाई जब तक कि स्टाफ ने नहीं कहा, हाँ, दिस इज माई बेस्ट। तभी किसिंजर ने कहा, अब मैं इसे पढ़ूंगा। लिबरेटर्स बेस्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन साथ ही लोगों पर भरोसा भी रखते हैं। 3, रैपिड लर्निंग साइकिल्स बनाइए। लिबरेटर्स जानते हैं कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं, लेकिन सीखते रहना जरूरी है। लुत्ज लियोब माइक्रोसॉफ्ट में एजुकेशन बिजनेस के जनरल मैनेजर थे। उन्होंने अपनी टीम को यह आजादी दी कि वो गलती कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। उन्होंने खुद अपनी गलतियां और टीम के साथ शेयर की, बिना शर्म, बिना बचाव। इसका असर यह हुआ कि टीम के लोग भी रिस्क लेने और फेल होने से नहीं डरते थे, और वही बनाता है एक हाई लर्निंग टीम। आखिरी बात, लिबरेटर्स एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग इंस्पायर्ड होते हैं, न कि इंटिमिडेटेड। वो कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं और तुमसे बेस्ट की उम्मीद करता हूं। तो सवाल यह है, क्या आप एक टायरेंट की तरह डर फैलाएंगे या एक लिबरेटर की तरह भरोसा देंगे? अगले पार्ट में जानेंगे कि लिबरेटर्स के बाद कौन सी पावर और प्रिंसिपल लीडरशिप को अगले लेवल पर ले जाती है। द चैलेंजर कैसे बने एक असंभव को संभव बनाने वाले लीडर। क्या आप अपनी टीम से असाधारण प्रदर्शन निकलवाना चाहते हैं? द चैलेंजर बनकर आप उन्हें उनकी सीमा से आगे सोचने और काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि एक चैलेंजर लीडर कौन होता है और कैसे आप एक नो एट ऑल बनने से बच सकते हैं। एस स्टोरी, मैट मैकॉली की कहानी। मैट मैकॉली जिम्बोरी नाम की बच्चों के कपड़े बनाने वाली कंपनी के सबसे कम उम्र के सीईओ बने। कॉलेज में वो एक पोल वॉल्टर थे और हमेशा खुद को नई ऊंचाई पर चैलेंज करते थे। सीईओ बनने पर उन्होंने कंपनी के खराब प्रदर्शन को देखा और अपना लक्ष्य $1 प्रति शेयर नेट इनकम तक पहुंचाने का रखा, जबकि बोर्ड को यह असंभव लग रहा था। मैट ने टीम से कहा, तुम्हारा मिशन इम्पॉसिबल क्या है? सभी ने अपने अपने मिशन इम्पॉसिबल पर काम करना शुरू किया। 1 साल बाद $1.19 प्रति शेयर, अगले साल $2.15 प्रति शेयर। 4 साल में कंपनी की इनकम 5 गुना हो गई। मैट ने एक ऐसा कल्चर तैयार किया जहां हर व्यक्ति अपनी लिमिट से आगे गया। एक्शनेबल प्रिंसिपल्स, एक चैलेंजर लीडर बनने के 3 कदम। मौकों के बीच बोइए, लोगों को फिक्स्ड विजन देने की बजाय छोटे संकेत दीजिए जिससे वे खुद सोचें और समाधान ढूंढें। चैलेंज दीजिए, कठिन सवाल पूछिए लेकिन उत्तर मत दीजिए। दूसरों को सोचने और खोजने का मौका दीजिए। यकीन पैदा कीजिए, लोगों में यह विश्वास भरिए कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। छोटे छोटे जीतों से कॉन्फिडेंस बनाइए। वी वर्सेस चैलेंजर बनाम नो इट ऑल। अब देखते हैं इसके उलट लीडर का उदाहरण, रिचर्ड बलमर, फाउंडर एसएमटी सिस्टम्स। रिचर्ड एक जीनियस थे, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज को दूसरों पर थोपने की आदत बना ली। वह टीम से सवाल पूछते, खुद जवाब बताते और अपनी एक्सपर्टीज का दबाव बनाते थे। इससे टीम में इनोवेशन और लर्निंग रुक गई। हर फैसला वही लेते थे। लोगों को लगा वो उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। रिचर्ड जैसे नो एट ऑल लीडर संगठन को अपनी सोच तक सीमित कर देते हैं। एविडेंस क्या दिखाता है रिसर्च? चैलेंजर लीडर 2 काम करते हैं। टीम के लिए सही चैलेंज चुनते हैं, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांटते हैं। इससे लोग खुद को बेहतर साबित करते हैं, उनके आत्मविश्वास और क्षमताओं में विकास होता है। आउटपुट न सिर्फ बढ़ता है
बल्कि क्वालिटी में भी ग्रोथ होती है। निष्कर्ष, अगर आप एक चैलेंजर बनते हैं तो आप सिर्फ टारगेट्स हिट नहीं करते, आप अपनी टीम को उड़ना सिखाते हैं। आप उन्हें इतना सक्षम बनाते हैं कि वे आपकी कल्पनाओं से आगे तक पहुंच सकें। तो आप कौन बनना चाहेंगे, एक चैलेंजर या एक नो इट ऑल? द डिबेट मेकर, डिबेट करवाने वाले लीडर। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद या अपने खास लोगों के साथ मिलकर फैसले लेते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही लोग सही डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो बाकी टीम के दिमाग और टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। असल में लोगों की सोच और समझ को डेवलप करने के लिए उन्हें चैलेंज और खुलकर डिबेट करने का मौका देना होता है। जब फैसले जल्दी में लिए जाते हैं, यूएस के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश खुद को डिसाइडर कहते थे, मतलब जो हर फैसला खुद लेता है। टाइम मैगजीन ने उनकी लीडरशिप को ब्लिंक प्रेसिडेंसी कहा, क्योंकि वो बिना ज्यादा सोचे समझे झट से फैसले लेते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो गट प्लेयर हैं, यानी अपने दिल और इंस्टिंक्ट की सुनते हैं, न कि किसी रूल या डिटेल्ड एनालिसिस की। इस वजह से कई जर्नलिस्ट्स ने माना कि वो बेसब्र और कम होमवर्क करने वाले लीडर थे। 2003 में इराक के खिलाफ युद्ध भी उनके इसी जल्दबाजी वाले फैसले का नतीजा था। 2007 में जब इराक पर दोबारा बड़ा हमला हुआ तो वह जरूरी मीटिंग तक अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास दूसरे काम थे। डिमिनिशर वर्सेस डिबेट मेकर। डिमिनिशर लीडर्स मानते हैं कि सिर्फ कुछ खास लोग ही सोचने के काबिल हैं। वह टीम से राय तो मांगते हैं, लेकिन असली फैसले खुद या अपने पसंदीदा लोगों के साथ प्राइवेट में लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लायर्स, यानी जो लोगों का टैलेंट बढ़ाते हैं, वो बिल्कुल अलग सोचते हैं। वो खुद को फैसले लेने वाला नहीं, बल्कि डिबेट करवाने वाला डिबेट मेकर मानते हैं। वो अपनी पूरी टीम की बुद्धि और एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। उनका फोकस इस पर नहीं होता कि उन्हें क्या पता है, बल्कि इस पर होता है कि बाकियों को क्या पता है। मल्टीप्लायर्स हर फैसले पर डिबेट नहीं करवाते, लेकिन जब बड़ा फैसला लेना होता है तो वह डिबेट से पूरी सच्चाई और स्मार्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। एक सच्ची कहानी लुज लियोब की। लुज लियोब माइक्रोसॉफ्ट के एजुकेशन बिजनेस के हेड थे। उनके पास दो ऑप्शन थे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ काम जारी रखना, एकेडमिक सेक्टर स्कूल कॉलेज की तरफ शिफ्ट करना। उनके पास खुद भी बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन उन्होंने टीम से ओपन डिबेट करवाई। उन्होंने सभी को 2 हफ्ते का समय दिया और बाहर एक शांत जगह पर डिबेट मीटिंग रखी। उन्होंने कहा, शायद हमारा $300 मिलियन का एजुकेशन बिजनेस अब आउटडेटेड है। मैं चाहता हूं हर कोई अपने बेस्ट आइडिया लेकर आए। टीम में जबरदस्त चर्चा हुई, एक दूसरे के नजरिए से सोचने, साइड बदलने और अलग अलग एंगल से सोचने को कहा गया। लुत्ज ने हर किसी को खुलकर बोलने का मौका दिया। अंत में टीम ने फैसला लिया वो एजुकेशन को स्कूल और स्टूडेंट्स तक ले जाएंगे। अगले 2 साल में उनके पार्टनर 3 गुना बढ़कर 4700 हो गए और बिजनेस ग्रोथ टारगेट्स भी हिट हो गए। तो आप डिबेट मेकर कैसे बन सकते हैं? एक सही सवालों से शुरुआत कीजिए। डिबेट तब काम करती है जब सवाल क्लियर हो। हमें क्या फैसला लेना है? ऑप्शंस क्या हैं? क्या यह वाकई डिबेट करने लायक मुद्दा है? इस पर कौन फैसला लेगा? दूसरी असली डिबेट की शुरुआत करें। अच्छी डिबेट में ये 4 चीजें होनी चाहिए। इंगेजिंग, सभी को अपनी बात कहने का मौका मिले। वेल इन्फॉर्म्ड, फैक्ट शेयर करें, सिर्फ ओपिनियन नहीं। फैसला डेटा और लॉजिक पर हो, न कि इमोशन पर। शिक्षात्मक, डिबेट के बाद हर कोई और समझदार बने। 3, अच्छा फैसला लीजिए। डिबेट के बाद लीडर को सभी पॉइंट्स को समराइज करना चाहिए और यह क्लियर करना चाहिए कि क्या हमें और जानकारी चाहिए, क्या अब फैसला लेना सही रहेगा, और कौन इस फैसले को सबसे बेहतर तरीके से ले सकता है। निष्कर्ष मित्रों, डिबेट सिर्फ जीतने या हारने के लिए नहीं होती। इसका असली फायदा यह है कि आपकी टीम और ज्यादा समझदार, जिम्मेदार और तैयार बनती है। डिबेट मेकर लीडर वही होता है जो लोगों के सोचने के तरीके को शार्प करता है और उन्हें खुलकर बोलने की आजादी देता है। द इन्वेस्टर, टीम में इन्वेस्ट करने वाला लीडर। एक सच्चा मल्टीप्लायर लीडर वो होता है जो अपनी टीम की सक्सेस में दिल से इन्वेस्ट करता है। वो अपने आइडियाज शेयर करता है, जरूरत हो तो कुछ सिखाता भी है, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो लोगों को उनके एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेने देता है। अब इसके उलट डिमिनिशर लीडर खुद ही कूदकर प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं। वो टीम को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं, हर चीज माइक्रो मैनेज करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ खुद बताते हैं। इसका नतीजा, टीम कभी खुद सोच नहीं पाती। लेकिन मल्टीप्लायर लीडर ऐसा नहीं करते। वो टीम को खुद से सोचने, खुद से फैसले लेने की आजादी देते हैं, गाइडेंस देते हैं।
लेकिन हर कदम पर पकड़ के नहीं चलते। और इसी वजह से अगर लीडर एक दिन मौजूद ना भी हो तो भी टीम बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। हाईलैंड रग्बी टीम एक सच्चे इन्वेस्टर की कहानी। हाईलैंड हाई स्कूल रग्बी टीम के कोच लैरी गेल्विक्स थे। उन्होंने पहले भी एक नेशनल चैंपियन टीम को ट्रेन किया था, इसलिए वो जानते थे कि एक स्ट्रांग टीम कैसी होती है। अब की बार की टीम भी अच्छी थी, लेकिन स्टैमिना उतना नहीं था। लैरी ने देखा कि खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन फिटनेस पर ध्यान नहीं देते। वो उन्हें बार बार याद दिलाते, लेकिन असर नहीं हुआ था। अब लैरी चाहते तो गेम प्रैक्टिस कैंसिल करके उन्हें जबरन फिटनेस ट्रेनिंग करा सकते थे या फिर गुस्से में डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने एक और तरीका चुना। उन्होंने ये जिम्मेदारी टीम को दे दी। लैरी ने टीम से कहा, हमारे पास 6 हफ्ते हैं, या तो हम कोच कुछ सोचते रहें या फिर तुम कैप्टन खुद जिम्मेदारी लो और हल निकालो। टीम के कैप्टन ने जवाब दिया, सर सीन हम पर छोड़ दीजिए। फिर क्या, कोच बाहर चले गए और कैप्टन ने अपनी टीम के साथ खुद स्ट्रेटजी बनानी शुरू की। उन्होंने बोर्ड पर आइडियाज लिखे, ग्रुप्स बनाए और हर दिन सुबह प्रैक्टिस शुरू की। 6 हफ्ते बाद नतीजा, वो टीम लैरी की अब तक की सबसे फिट टीम बनी। उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। और दूसरी तरफ एक माइक्रो मैनेजर। अब मिलिए मार्कस डोलन से, एक और हाई स्कूल रग्बी कोच। उन्होंने मैदान पर चिल्लाकर अपने कैप्टन को डांटा, अगर तुमने दोबारा मेरी मर्जी के बिना प्रैक्टिस शुरू की तो टीम से बाहर कर दूंगा। कैप्टन डर गया और फिर कभी पहल नहीं की। मार्कस हर चीज माइक्रो मैनेज करते थे। टीम उनकी आज्ञा पर चलती थी, सोचने की आजादी किसी के पास नहीं थी। कोई स्ट्रेटजी चेंज नहीं कर सकता था। नतीजा, टीम हर मैच हारती रही और मार्कस को सबसे ज्यादा हारने वाला कोच कहा जाने लगा। माइक्रो मैनेजिंग से क्या नुकसान होता है? जब आप माइक्रो मैनेज करते हैं तो आप अपनी टीम की सोचने और फैसले लेने की ताकत को कुचल देते हैं। आपने कभी देखा होगा टीवी पर जब कोई टीम हारती है तो कोच बगल में खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोच नहीं देखा जो मैदान में भागकर खुद बॉल ले और शॉट मारे। क्यों? क्योंकि गेम के रूल्स ऐसा करने से रोकते हैं। ऑफिस में ऐसे रूल्स नहीं होते, इसलिए कई मैनेजर खुद डील क्लोज करने लगते हैं, खुद प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। लेकिन इससे टीम सीखती नहीं, बल्कि और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। एक मल्टीप्लायर क्या करता है? वो सिखाता है, कोच करता है, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी टीम को देता है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और माइक्रो मैनेजर बनने से बचना चाहते हैं तो ये 3 आदतें अपनाइए। 1. डिफाइन ओनरशिप, जिम्मेदारी क्लियर कीजिए। टीम को साफ साफ बताइए कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। 2. इन्वेस्ट इन टूल्स, नॉलेज जरूरी सपोर्ट दीजिए। उन्हें वो नॉलेज और रिसोर्स दीजिए जो उन्हें काम पूरा करने में मदद करें। 3. मेक देम अकाउंटेबल, जवाबदेही तय कीजिए। हर इंसान अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार हो। हर बार लीडर का दखल जरूरी ना हो। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव का किस्सा सुनिए। वो हर मीटिंग में एक छोटी लेदर नोटबुक लेकर आते थे। शायद ही कभी कुछ लिखते थे, लेकिन सब कुछ ध्यान से सुनते थे। जब जरूरत होती तब बोलते थे। वो अपनी टीम से बस एक ही उम्मीद रखते थे कि लोग अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार बने। उन्होंने कभी किसी का काम टेक ओवर नहीं किया और इसीलिए उनकी टीम कभी फेल नहीं हुई। अगर आपको यह सोच पसंद आई तो अगली बार जब आप किसी कोच, मैनेजर या लीडर के रोल में हो, सोचिएगा आप इन्वेस्टर बन रहे हैं या माइक्रो मैनेजर। बताइए, आपने ऐसा कौन सा लीडर देखा है जिसने आपको खुद पर भरोसा करना सिखाया? कंक्लूजन, डिमिनिशर वो लीडर्स होते हैं जो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं। वो अपने चारों ओर एक एम्पायर बनाते हैं, खुद ही सारे डिसीजन लेते हैं, माइक्रो मैनेज करते हैं और यही मानते हैं कि उन्हें ही सब कुछ पता है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं मल्टीप्लायर्स, जो लोगों को ग्रो करने का मौका देते हैं। ये होते हैं टैलेंट मैग्नेट, जो टैलेंट को खींचते हैं और उसे और बेहतर बनाते हैं। लिबरेटर, जो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लोग खुलकर सोच सकें और बेस्ट दे सकें। चैलेंजर, जो लोगों को उनकी लिमिट से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट करते हैं। डिबेट मेकर, जो लोगों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इन्वेस्टर, जो लोगों में नॉलेज और रिसोर्स डालते हैं ताकि वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इस समरी में आपने सीखा कि कैसे एक टैलेंट मैग्नेट प्लेयर्स को A+ बनाता है, कैसे एक लिबरेटर ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां हर कोई अपने बेस्ट आइडिया बाहर ला सके। चैलेंजर टीम की असली काबिलियत को बाहर निकालता है। डिबेट मेकर सभी को शामिल करता है ताकि फैसला एक तरफा ना हो। और इन्वेस्टर लोगों को सशक्त बनाता है कि वो खुद सॉल्यूशन ढूंढ सकें। अब बात आती है खुद की। क्या कभी आपको लगा है कि आप अनजाने में अपनी टीम की ग्रोथ रोक रहे हैं?
इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। लिज ऐसे लोगों को कहती हैं एक्सीडेंटल डिमिनिशर्स, यानी वो जो बिना जाने ही दूसरों को लिमिट कर देते हैं। अगर आप सच में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपने इस समरी में सीखा है कि कैसे उन आदतों को बदला जा सकता है। सोचिए, आप एक लीडर के तौर पर कैसे याद रखना चाहेंगे? एक ऐसा जो खुद चमका, या वो जिसने दूसरों को चमकने दिया? क्योंकि सच तो यह है, जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद भी और ऊपर उठते हैं। मल्टीप्लायर सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, छोटे बिजनेस, हर जगह जरूरत है ऐसे लीडर्स की जो दूसरों को ग्रो करें। इमेजिन कीजिए, अगर हर लीडर अपने लोगों की पूरी काबिलियत बाहर लाने लगे तो हम हर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फैसला आपका है, क्या आप भी एक मल्टीप्लायर बनना चाहेंगे? अब समय है टैलेंट को डेवलप करने, आइडियाज को आजाद करने, लोगों को चैलेंज देने और उनमें इन्वेस्ट करने का। शुरुआत कीजिए आज से, क्योंकि असली लीडर वही होता है जो दूसरों में ग्रेटनेस देखे और उसे बाहर लाए। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप वाकई में एक बेहतरीन लीडर बनने की तरफ पहला कदम उठा चुके हैं। आप जैसे लोग ही अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाते हैं, और यही तो है इस चैनल का मकसद, सीखना, सोच को बदलना और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसा लीडर देखा है जो दूसरों की काबिलियत को बढ़ाता है, या फिर ऐसा जिसने सबका दम घोंट दिया। आपका एक्सपीरियंस ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि बाकी सुनने वालों के लिए भी एक सीख हो सकता है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, यह हमें बताता है कि आपको इस तरह की वैल्यू पसंद आ रही है। और हाँ, हर दिन ऐसी ही ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं रोज नई सीख, नई सोच और एक बेहतर इंसान बनने की चाहत के साथ।